हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विस स्पॉट। मैं रूहुल अमीन। आज हम लोग 68 बीपीएससी पीटी के लिए करंट अफेयर्स का पार्ट 10 देखने वाले हैं। पार्ट 9 तक हो चुका है पहले, और आज हम लोग पार्ट 10 करने वाले हैं। आज की भी क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आज की क्लास के जितने भी पार्ट आए हैं, सारे पार्ट्स को ढंग से बनाए, सारे इम्पोर्टेंट्स ही हैं और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग रिवीजन जरूर कर लेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोलने से पहले आप लोग को फिर एक बार याद दिलाता हूँ कि कॉपी पेन लेके बैठें। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोले जाते हैं उसे आप लोग लिख लिया करें, क्योंकि वो भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 176। इसमें कहा गया है LVM-3 M2 रॉकेट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1, यह भारत में ही निर्मित सबसे भारी रॉकेट है। कथन 2, इस रॉकेट के जरिए वन वेब कंपनी के 36 उपग्रहों को अंतरिक्ष की निचली कक्षा में स्थापित किया गया। कथन 3, यह LVM-3 रॉकेट की पहली वाणिज्यिक उड़ान है। उपरोक्त में से कौन सा सही कथन है? ऑप्शन ए 1, 2, 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी केवल 1 और 2, और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3, मतलब सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 177। इसमें लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। और ये कथन देख के आप लोग बोर ना हुए, क्योंकि आगे बीपीएससी उसी रास्ते पे चल रही है और कथन में ही क्वेश्चन अधिक रहेगा, क्योंकि उसको कट ऑफ को गिराना है और स्टूडेंट्स को कम करना है, भीड़ को कम करना है। भीड़ तंत्र जो पैदा हो गया है, जो एसएससी के और वनडे वाले जो रट के आते हैं और फिर उसको पीटी क्रैक कर देते हैं, कट ऑफ को हाई कर देते हैं। जो रियल में सिविल सर्विस का स्टूडेंट है वो लोग पीछे रह जाते हैं, और ये स्टूडेंट्स जो वनडे वाले ये पीटी को क्रैक करके आगे जाके मेंस का स्तर को गिरा देते हैं। मेंस का क्या स्तर पहले रहा करता था और अभी क्या है, तो उस भीड़ को कम करने के लिए जितना घुमाना हो आयोग घुमाएगी आपको, तो कठिन करने वाली है। और ट्विटर पे भी ट्वीट कर चुके हैं अध्यक्ष साहब के क्वेश्चन थोड़ा अब हार्ड रहेगा, थोड़ा टिपिकल रहेगा। वर्तमान में तो इस दफ़ा खासकर 60वीं में ऑप्शन ई भी है और नेगेटिव भी है। समझिए आप नेगेटिव स्क्वायर से गुजरने वाले हैं, तो इस वजह से कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ना, कॉन्सेप्चुअल स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग जब पढ़ते हैं तो हर तरह से उसको जोड़ के देखें, और एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा। एनसीईआरटी को पढ़ना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जब कथन वाली क्वेश्चन आता है तो आपको तो सबका आंसर जानना ही पड़ेगा। इस वजह से हल्के में ना लें। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं 177। इसका क्वेश्चन तो बोल ही दिए थे, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 जो है उसमें कहा गया है 1970 से 2018 की अवधि में पृथ्वी पर जीव जंतु की संख्या में 49% की कमी आई है। और कथन 2 में लैटिन अमेरिकी क्षेत्रों में वन्य जीवों की आबादी में सर्वाधिक 94% की कमी आई है। और कथन 3 में कहा गया है कि ताजे पानी की प्रजातियों में सर्वाधिक 83% की गिरावट इस अवधि में आई है। और उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत नहीं है? गलत नहीं है, इस कीवर्ड पे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए में है 1, 2, 3, ऑप्शन बी 1, 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी केवल 2 और 3, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी केवल 2 और 3। ठीक है, तो 2 और 3 में लैटिन अमेरिकी
क्षेत्रों में वन्य जीवों की आबादी में सर्वाधिक 94% की कमी आई, ये बात सही है। और ताजे पानी की प्रजाति में सर्वाधिक 83% की गिरावट आई है, ठीक है। और जो एक ये जो है रिपोर्ट के बारे में भी जाने कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1970 से 2018 की अवधि में पृथ्वी पर जीव जंतुओं की संख्या में 69% की गिरावट आई है, ठीक है। 1970 से 2018 की अवधि में पृथ्वी पर जीव जंतुओं की संख्या में 69% की गिरावट देखी गई है। और यह रिपोर्ट विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की संख्या के संबंध में मतलब रिपोर्ट बनाती है। और इसमें 2 संस्था शामिल है। तो 2 संस्था कौन कौन है? वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर तथा एक जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। ये संयुक्त रूप से प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर प्रकाशित करता है अपनी रिपोर्ट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178। तो वर्तमान में भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। और ऑप्शन ई में उपरोक्त में से कोई नहीं है, 1 से अधिक। चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 9। सॉरी, जो मान्यता प्राप्त दल हैं वर्तमान में भारत में, वो तो कुल 9 हैं। कौन कौन है? तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, फिर बहुजन समाजवादी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, सॉरी आम आदमी पार्टी और अंतिम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए, नेक्स्ट है 189। हाँ, 179। 179 में कहा गया है, साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2022 का बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए परसिवल एवरेस्ट, ऑप्शन बी एलन गार्नर, ऑप्शन सी क्लेयर कीगन, ऑप्शन डी सेहान अरुणा तिलका, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या 1 से अधिक। बुकर पुरस्कार से, और वो उपन्यासकार हैं, किसी उपन्यास को लिखने के लिए दिया गया था। वो उपन्यास का नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा। उपन्यास का क्या नाम है? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा। नाम बताइए कौन है वो? चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सेहान अरुणा तिलका। इसको साहित्य के क्षेत्र में 2022 में बुकर पुरस्कार मिला था और उपन्यास का नाम बता चुके हैं, वो लिख लें आप लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 180। वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन ए 3.47%, ऑप्शन बी 3.9%, ऑप्शन सी 2.5%, ऑप्शन डी 9.7%, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, 1 से अधिक। चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3.47%। और वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार का राजकोषीय घाटा रुपया में हो जाएगा कितना? 25,885.10 करोड़ रुपए, जिसका अनुमान लगाया गया है। और परसेंट में 3.47%, और रुपया में 25,885.10 करोड़ रुपए, ठीक है। और बिहार की अर्थव्यवस्था में 2.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। और अभी 2.5% वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कोविड के बावजूद विकास दर पॉजिटिव है हमारा। बाकी स्टेट्स का
इस तरह बिहार की तरह परफॉर्मेंस ना रहा, लेकिन बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो पॉजिटिव रहा कोविड पीरियड में। 2022-23 बिहार का विकास दर 9.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 181। वित्त वर्ष 22-23 में बिहार बजट में सर्वाधिक व्यय किस मद में किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए स्वास्थ्य, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी आधारभूत संरचना, ऑप्शन डी कल्याण विभिन्न वर्गों का, ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। सॉरी, चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शिक्षा। सर्वाधिक व्यय शिक्षा के मद में किया जाएगा। तो वित्त वर्ष जो 22-23 बिहार बजट में है उसमें किसमें कितना परसेंट खर्चा किया जाएगा, कितना करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा, वो आप लोग लिख लें 4-5 पॉइंट कि उसमें जो सर्वाधिक व्यय तो शिक्षा में किया जाएगा, जिसका अनुमानित बजट है 39,191.87 करोड़। और इसके बाद आधारभूत संरचना का आता है। आधारभूत संरचना में 29,749.64 और करोड़ रुपए। और फिर तीसरा पे आ जाएगा स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य पर है 16,134.39 करोड़। और फिर चौथा में है विभिन्न वर्गों के कल्याण पर, विभिन्न वर्गों के कल्याण पर 12,375.07 करोड़ रुपए। और पांचवा जगह पे आ जाएगा कि पांचवा स्थान पे उद्योग एवं उद्योग में निवेश पर 1643.74 करोड़ रुपए। ठीक है, उम्मीद करते हैं लिख लिए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 182। विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा का क्या नाम दिया गया है? ये पिछला सेट में किसी भी पार्ट में बता चुके हैं और डिटेल बताया, इसलिए ये गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों से। ऑप्शन ए स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ऑप्शन बी स्टैचू ऑफ सॉवरेंटी, सॉरी, ऑप्शन सी स्टैचू ऑफ बिलीफ, ऑप्शन डी स्टैचू ऑफ यूनिवर्स, ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्टैचू ऑफ बिलीफ। विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम, जिसका नाम दिया गया, इस प्रतिमा का सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को नाम दिया गया विश्वास स्वरूपम। और इस प्रतिमा की ऊंचाई है 369 फीट। यह प्रतिमा जो है राजस्थान के राजसमंद जिले में नाथ द्वार में स्थापित की गई है। ठीक है, राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथ द्वार में स्थापित की गई है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 183। किन मानकों के आधार पर महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। किस मानकों के आधार पर महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है? ऑप्शन क्या कथन है सॉरी, कथन 1 में है विगत 3 वर्षों में कंपनी का औसत सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए होने चाहिए। और कथन 2 में विगत 3 वर्षों में कंपनी की औसत नेटवर्क 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होने चाहिए। और कथन 3 में विगत लगातार 3 वर्षों में कंपनी का शुद्ध लाभ 10,000 करोड़ रुपए से अधिक होने चाहिए। ये गलत हो सकता है, 10,000 नहीं 5,000 होना चाहिए। चलिए, कथन 4 में है संबंधित कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा पहले से प्राप्त होने चाहिए। तो इसका ऑप्शंस क्या क्या है वो जान लें। ऑप्शन ए केवल 1 2 3, ऑप्शन बी केवल 2 3 4, ऑप्शन सी केवल 1 3 4, ऑप्शन डी 1 2 4 और ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। चलिए कोशिश कीजिए। ऑप्शन पे आते हैं, जैसे विगत 3 वर्षों में कंपनी का औसत सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए होने चाहिए, तो एकदम सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद विगत 3 वर्षों में कंपनी की औसत नेटवर्क 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होने चाहिए, ये भी सही है।
और तीसरा पे आते हैं, विगत लगातार 3 वर्षों में कंपनी का शुद्ध लाभ 10,000 करोड़ रुपए से अधिक होने चाहिए। गलत है, 5,000 करोड़ होना चाहिए। तो 1 2 तो अभी सही मिला। और 4 में क्या है, संबंधित कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा पहले से प्राप्त होना चाहिए, ये भी सही है। तो 1 2 4 सही है, किसमें है, तो डी में, 1 2 4, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा सॉरी, इसके अलावा क्या है कि महारत्न का प्राप्त करने वाली जो कंपनी है वो सेबी के वांछित दिशा निर्देशों के अनुसार भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत होना चाहिए। सेबी जो सेबी के वांछित दिशा निर्देश है उसके अनुरूप भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 184, निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय दल ने अपनी पार्टी का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति रखा है? ऑप्शन ए तेलुगु देशम पार्टी, ऑप्शन बी तेलंगाना राष्ट्र समिति, ऑप्शन सी द्रविड़ मुनेत्र कईगम पार्टी। द्रविड़ मुनेत्र करगम पार्टी, अजीब टाइप का नाम सब है। चलिए, ऑप्शन डी में है युवजन श्रमिक रीतु कांग्रेस पार्टी। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। चंद्रशेखर राव, इससे कुछ नाम याद आ रहा है? आ जाएगा। चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं श्री चंद्रशेखर राव, वो अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति रखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है। और एक तरफ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ देश दिया गया है। तो जॉर्जिया के ऑप्शन ए में जॉर्जिया मेलोनी, उसके सामने इटली दिया गया है। अब क्या है, प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, वो आप लोग विचार करें। ऑप्शन बी है लुइस इनासियो लूला द सिल्वा, ये सामने ब्राजील दिया गया है। सी में उल्फ क्रिस्टर्सन, इसके सामने स्वीडन दिया गया है। ऑप्शन डी सितविनी राबुका, इसके सामने फिजी दिया गया है। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, सभी सुमेलित है। अब कौन प्रधानमंत्री है कौन राष्ट्रपति है उसका आप लोग लिख लें कॉपी में तो बेटर होगा। जॉर्जिया मेलोनी ये इटली की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। और लुइस इनासियो लूला द सिल्वा ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। और उल्फ क्रिस्टर्सन ये स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं। सितवनी राबुका ये फिजी के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 186, हाल में किस भारतीय फार्मा कंपनी की कफ सिरप दवा पीने से गाम्बिया के 66 बच्चों की मौत की आशंका जताई गई है? ऑप्शन ए श्रेया फार्मास्यूटिकल, ऑप्शन बी मेडिन फार्मास्यूटिकल, ऑप्शन सी सन फार्मास्यूटिकल, ऑप्शन डी एबॉट फार्मास्यूटिकल। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मेड इन फार्मास्यूटिकल। सॉरी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो अफ्रीकी देश गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के लिए इस कंपनी को मेड इन फार्मास्यूटिकल को दवा कंपनी को कटघरे में खड़ा किया है, क्योंकि इन्हीं के दवाई से ये 66 बच्चे की मौत हुई है, ऐसा इसको कहा गया है। तो उन्होंने अपनी कंपनी में सॉरी अपनी रिपोर्ट में आशंका व्यक्त किया है कि भारत में बनी जो कफ सिरप है उसी को पीने से 66 बच्चों की मौत हुई है। और भारत में इन दवाओं के निर्माण की अनुमति नहीं है, क्योंकि भारत में इन दवाओं के निर्माण की अनुमति नहीं है। फिर भी गाम्बिया देश के ऑर्डर पर यह कफ सिरप तैयार किया गया था
और ये घटना जो है अक्टूबर 2022 की है, अक्टूबर 2022। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 187। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो कथन एक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में किसी देश के लिए सूचकांक का मान जितना अधिक होगा, संबंधित देश में भुखमरी की स्थिति उतनी ही विकराल मानी जाती है। कथन दो में है, पिछले वर्ष की तुलना में भारत की रैंकिंग संभावित सुधार की ओर संकेत करता है। कथन तीन में है, इस रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान को छोड़कर सभी पड़ोसी देशों में भारत की स्थिति अच्छी है। और उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है ये कह रहा है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 2, 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ऑप्शन पे आते हैं। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में किसी देश के लिए सूचकांक का मान जितना अधिक होगा, संबंधित देश भुखमरी की स्थिति में उतनी ही विकराल मानी जाती है। ये सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और पिछले वर्ष की तुलना में भारत की रैंकिंग संभावित सुधार की ओर संकेत करता है, गलत है, बिल्कुल गलत। इस रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान को छोड़कर सभी पड़ोसी देशों में भारत की स्थिति अच्छी, ये भी गलत है। तो इसका केवल एक सही होगा, मतलब सत्य नहीं है, गलत है। तो ऑप्शन सी केवल 2 और 3 ये गलत है, और जो कथन एक है वो सही है। तो अब क्या है कि इसका कुछ मुख्य बातें ये कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 2022 में अपना रिपोर्ट जारी किया, उसमें 128 देश की सूची है कुल, उसमें भारत का स्थान 107वां है। ठीक है, 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट में 128 देशों में भारत का स्थान 107वां है। सॉरी, तो 107वां है। फिर भारत के जो पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, उसको छोड़कर भूखमरी के मामले में भारत की स्थिति सबसे खराब है। अफगानिस्तान को छोड़कर बहुत स्थिति खराब है अपने भारत की भूखमरी के मामले में। और पिछले रिपोर्ट की तुलना में भारत की स्थिति में सुधार के बजाय और गिरावट आई है, और खराब है। और GHI का जो मान है 0 से 100 के बीच होता है। GHI में किसी देश के लिए सूचकांक का मान जितना अधिक होगा, संबंधित देश में भुखमरी की स्थिति उतनी ही विकराल मानी जाएगी। ठीक है, ये तो ऑप्शन में भी है। और रिपोर्ट 2 गैर सरकारी संगठन द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। वो 2 गैर सरकारी संगठन कौन कौन है उसको लिख लें तो बेटर होगा। एक है वेल्ट हंगर हिल्फ जर्मनी का, और दूसरा है कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड का। ये दोनों मिल के रिपोर्ट जारी करता है, और इस रिपोर्ट के 4 मानक हैं। 4 मानकों के आधार पर जारी किया जाता है इस रिपोर्ट का। तो वो 4 मानक क्या हैं? अंडर न्यूट्रिशन, और चाइल्ड वेस्टिंग, और चाइल्ड स्टंटिंग, और आखिर में है चाइल्ड मोर्टिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 188। विपणन वर्ष 23-24 के लिए गेहूं के मूल्य में प्रति क्विंटल कितने रुपए की वृद्धि की गई है? तो ऑप्शन ए 95, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 115, ऑप्शन डी 125, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 110। 23-24 के लिए जो गेहूं के मूल्य में 110 रुपये प्रति क्विंटल, और ये हो जाएगा आपको 2125 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों के मूल्य में 500 रुपये प्रति क्विंटल। सॉरी, तो 23-24 के लिए गेहूं के मूल्य में कितना है? 110 रुपये प्रति क्विंटल, और रुपया में आ जाएगा कितना? 2125 रुपये प्रति क्विंटल। और सरसों के मूल्य में 500 रुपये प्रति क्विंटल, और रुपया में 5450 रुपये प्रति क्विंटल। और चना के मूल्य में कितना है? 105 रुपये प्रति क्विंटल, और रुपया में आ जाएगा 5335 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189। इसमें अफ्रीकी देश नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय पार्क में रखा गया है? ऑप्शन ए गिरी राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन बी बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन सी कूनो राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कूनो राष्ट्रीय पार्क। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190। बथुकम्मा निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पर्व है? राज्य पर्व है। बथुकम्मा निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्य पर्व है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी महाराष्ट्र, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तेलंगाना। मतलब बथुकम्मा जो सॉरी पर्व है, बथुकम्मा नामक पर्व, वो तेलंगाना के राज्य पर्व है और इसका अर्थ होता है जीवन की देवी। और ये दशहरा पर्व के मतलब समय मनाया जाता है। दशहरा पर्व पर मनाया जाता है, यह पर्व दशहरा पर मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 191, क्वेश्चन नंबर 191। प्रचंड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो कथन दिए गए हैं। कथन 1, यह स्वदेश में विकसित चालक सहित युद्धक विमान है। कथन 2, इसका निर्माण डीआरडीओ द्वारा किया गया है। कथन 3, यह भारतीय वायुसेना में शामिल सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। और कथन 4, यह स्वदेश में विकसित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 4 सही है। 1, 2, 3 कथन गलत है, केवल 4 सही। ये स्वदेश में विकसित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। ठीक है। ये प्रचंड एक युद्धक हेलीकॉप्टर है। सॉरी, जो प्रचंड क्वेश्चन में दिया गया प्रचंड के संदर्भ में, तो प्रचंड एक युद्धक हेलीकॉप्टर है जिसका निर्माण HAL ने किया है। और HAL का मतलब क्या है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ठीक है। इसे 3 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना को सौंपा गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 192। निम्न में से कौन सी फिल्म ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए भारत की अधिकृत प्रविष्टि है? ऑप्शन ए छेलो शो, ऑप्शन बी RRR मतलब RRR, ऑप्शन सी कश्मीर फाइल, ऑप्शन डी श्याम सिंह रे, ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए छेलो शो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 193। वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। महारत्न कंपनी कहा जा रहा है, इसका ध्यान रखेंगे। नवरत्न होता है, महारत्न होता है, ये सब क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ महारत्न कंपनी पूछा जा रहा है। सॉरी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 12। ठीक है। जो महारत्न कंपनी की संख्या 12 है और 12वां महारत्न कंपनी जो बना है वो कौन है? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। ठीक है। और नवरत्न कंपनियों की संख्या वो भी 12 ही है, लेकिन नवरत्न कंपनियां पहले 13 थी। इसी से एक जो ये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है, यही इन्हीं मतलब यहाँ से अब प्रमोशन एक तरह से कह सकते हैं, ये महारत्न कंपनियों में शामिल हो गया। तो यहाँ 13 से 12 हो गया और वहाँ 11 था। पहले महारत्न कंपनियां 11 थी और इनके शामिल ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के शामिल होने से वो 12 हो गई और नवरत्न कंपनियां एक
घट के 13 से 12 पे आ गई। मतलब अभी महारत्न और नवरत्न दोनों कंपनी 12-12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 194। सॉरी, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 2022-23 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई? क्वेश्चन को फिर से सुन लें। क्वेश्चन को फिर से सुन लें। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 2022-23 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी भारत, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195। निम्नलिखित में से किस शहर में वैदिक सिटी की स्थापना की जा रही है? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी हरिद्वार और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। वैदिक सिटी ये 1450 एकड़ में बनाया जा रहा है, जहां भी है तो वो जगह आप लोग फाइंड आउट करें। 1450 एकड़ में इसमें फ्लैट, भवन, भूखंड सब तैयार किए जाएंगे और 400 से अधिक श्रद्धालुओं के लिए धर्मशाला, गेस्ट हाउस, भूखंडों का प्रावधान किया गया है इसमें। चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अयोध्या। आवास विकास परिषद अयोध्या और लखनऊ, ठीक है सॉरी, आवास विकास परिषद अयोध्या लखनऊ राजमार्ग के किनारे 1450 एकड़ में शाहनवाजपुर और व माझा बड़ेहटा गांव में, ठीक है, शाहनवाजपुर व माझा बड़ेहटा गांव में वैदिक सिटी की स्थापना करने जा रही है, जिसमें प्रस्तावित वैदिक सिटी में 1000 आवासीय इकाइयों के लिए फ्लैट, भवन, भूखंड तैयार किए जाएंगे और 4000 से अधिक श्रद्धालुओं के लिए धर्मशाला और गेस्ट हाउस, भूखंडों का प्रावधान भी इसमें किया गया है। चलिए, इसी के साथ हम लोगों का 195 तक 20 पार्ट 10 के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग लाभ उठा रहे होंगे और 1 से 2 दफ़ा रिवीजन कर लें और मान लें जो अभी नहीं लिख पाए हैं वो फिर से वीडियो देखेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट या फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे भी लिख लेंगे। और हमारे जो भी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, जो भी नए छात्र, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस स्पॉट जो हमारे यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पे आकर और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक अपने बात को समाप्त करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।